वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 149 और 149 पेज के ऊपर नीचे से 5वीं पंक्ति है, बराबर है ना। तो सो माया में घटाधिकरण के प्राग भाव का प्रथम प्रयोजन तो संभवे नहीं। लग गया। बात यह चल रही है कि नैयायिक लोगों ने प्राग भाव को अनादि शांत माना है। ठीक, उसमें से शांत है, कोई बात नहीं, किंतु प्राग भाव को अनादि कहना ठीक नहीं है, अतः उसका खंडन करना है। तो कल बताया था कि नैयायिकों ने प्राग भाव क्यों माना है, ये पहले समझ लिया। तो पहले 2 प्रयोजन बताए थे। तो प्राग भाव मानने का नैयायिकों का पहला प्रयोजन बताया था क्या, सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति मत होवे, इसलिए माना था क्या, प्राग भाव। एक बात वो मानी थी। और फिर जो घट आदि पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसी पुनः उत्पत्ति न हो, इसलिए माना है क्या, प्राग भाव। क्योंकि प्राग भाव नहीं मानेंगे तो जो घट उत्पन्न हुआ है पुनः उसी की उत्पत्ति होनी चाहिए या आपत्ति आएगी, बराबर। और प्राग भाव को कारण मानेंगे तो नहीं, क्योंकि कारण सामग्री में से प्राग भाव नष्ट हो जाता है तो कारण सामग्री पूरी रही नहीं रही तो कपाल आदि सामग्री विद्यमान होने पर भी उससे पुनः घट उत्पन्न होना चाहिए या आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि कपाल होने पर भी घट का प्राग भाव नहीं है। ये बात बताया था। और प्राग भाव को नैयायिकों ने अनादि माना है, बराबर, किंतु उसको अनादि मानना ठीक नहीं है। कारण उस प्राग भाव का अधिकरण जो है वह सादी है, कपाल आदि, और उस प्राग भाव का प्रतियोगी जो घटादि वो भी कैसा है, सादी है। तो प्राग भाव अनादि कहाँ से हो जाएगा, अतः प्राग भाव अनादि नहीं हो सकता है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने नैयायिकों को। कदाचित माया में प्राग भाव मानेंगे, घटादियों का प्राग भाव माया में है, मान नहीं पाओगे, क्योंकि जिसमें प्राग भाव माना जाता है उसी से कार्य की उत्पत्ति होती है। नैयायिकों के यहाँ तो घट की उत्पत्ति कपाल में होती है, अतः घट का प्राग भाव कपाल में ही होता है, अन्य जगह नहीं। किंतु कदाचित माया में मानेंगे तब कदाचित अनादि कह पाओगे, क्योंकि माया अनादि है। ठीक है, वही बात अब आ रही है। सो माया में घटाधिकरण के प्राग भाव का प्रथम प्रयोजन तो संभव है नहीं। समझ लीजिए, माया में माना, घट का प्राग भाव कहाँ है, माया में, थोड़ी देर के लिए माना, तो प्रयोजन तो सिद्ध होना चाहिए ना। मतलब जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने प्राग भाव माना है वो प्रयोजन तो सिद्ध होना चाहिए। पहला प्रयोजन क्या था, सभी कारणों से सभी की उत्पत्ति न हो जाए, इसलिए माना है क्या, प्राग भाव। वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। कैसे, देखिए पंक्ति एक बात। सो माया में घटाधिकरण के प्राग भाव का प्रथम प्रयोजन तो संभवे नहीं, काहे थे। घटाधिकरण का साक्षात उपादान माया नहीं, किंतु कपालादिक है। घट का साक्षात उपादान कारण कौन है, कपाल, माया नहीं। और माया को सर्व पदार्थन की साक्षात उपादानता सिद्धांत पक्ष में मानी है। वेदांत मत में तो माना है, क्या माना है, कि सभी पदार्थों का साक्षात उपादान कारण यदि कोई है तो वो कौन है, माया है। अघटित घटना भटी सी माया सभी कार्यों को उत्पन्न कर देती है, कौन, माया। माया को सर्व पदार्थन की साक्षात उपादानता सिद्धांत पक्ष में मानी है, तो भी कार्य की उत्पत्ति में दूसरे कारण की अपेक्षा करे नहीं, ऐसी अद्भुत शक्ति माया में है। ठीक है, माया सबका कारण है,
किंतु और सामग्री की वो अपेक्षा नहीं करती है। कौन? माया। माया। ऐसी अद्भुत सामग्री है माया में, अतः प्रागभाव मानने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्य सामग्री की उसको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो भी कार्य की उत्पत्ति में दूसरे कारण की अपेक्षा करे नहीं, ऐसी अद्भुत शक्ति माया में है। लग गया? या ते प्रागभावादि रूप अन्य कारण की अपेक्षा नहीं। जैसे नये को किया घट उत्पत्ति के लिए कपाल कारण है, और भी बहुत सारी सामग्री कारण है, उस प्रकार प्रागभाव भी कारण है। ऐसा माया जब अपने कार्य को उत्पन्न करती है तो उसको अन्य सामग्री जो प्रागभावादिक उसकी अपेक्षा उसको नहीं है। याते प्रागभावादि रूप अन्य कारण की अपेक्षा नहीं। लग गया? याते माया में किसी का प्रागभाव नहीं, इसलिए क्या? माया में किसी पदार्थ का प्रागभाव नहीं। और कपाल में घट की उत्पत्ति होवे है, पट की नहीं। कपाल में इसकी उत्पत्ति होती है घट की, पट की होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती है? कपाल में घट का ही प्रागभाव है, पट का नहीं। यदि पट का प्रागभाव कपाल में होता तो कपाल से पट की भी उत्पत्ति होती, किंतु कपाल में केवल घट का ही प्रागभाव है, अतः कपाल से केवल घट उत्पन्न होता है, पट उत्पन्न होता नहीं। चलिए, और कपाल में घट की उत्पत्ति होवे है, पट की नहीं। या में प्रागभाव हेतु कया, कारण क्यों ऐसा? प्रागभाव कारण है, क्योंकि कपाल में घट का प्रागभाव है, पट का नहीं, ये बताया ना। तो करे उसका खंडन करना है। या में प्रागभाव हेतु कया, नहीं को नहीं, सो भी बने नहीं। जरूरत नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। कपाल में घट का प्रागभाव नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो बोलेंगे चलेगा तो फिर कपाल से घट उत्पन्न होता है, पट क्यों नहीं उत्पन्न होता बताओ? तो उसका उत्तर दे रहे, प्रागभाव न मानकर भी शंका की निवृत्ति। पंक्ति देखिए, सो भी बने नहीं, काहे थे? कपाल में घट की कारणता है, पट की नहीं, ये उत्तर बराबर। कपाल से, कपाल में प्रागभाव नहीं है, किसका? घट का, पट का भी नहीं है। फिर कपाल से कौन उत्पन्न होता है? घट। पट उत्पन्न होता क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर नहीं है। क्या देते हैं? कपाल में घट का प्रागभाव है, पट का नहीं, इसलिए कपाल से घट ही उत्पन्न होता है, पट नहीं। किंतु वेदांती लोग तो प्रागभाव मानते नहीं है, तब उस शंका का उत्तर वेदांती कैसा दे पाएंगे? तब वो बोलते हमारे यहाँ भी उत्तर है, क्या? कपाल में घट की कारणता है, पट की नहीं, अतः कपाल से घट ही उत्पन्न होता है, पट नहीं। नैयिकों ने प्रागभाव माना, वेदांतियों ने कारणता मानी। लग गया पंक्ति? चलिए, सो भी बने नहीं, कपाल में घट की कारणता है, पट की नहीं, काहे थे? तो बोलेंगे, आता पुनः प्रश्न करेगा कोई, कपाल में घट की ही कारणता क्यों है, पट की क्यों नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो उसका उत्तर क्या? फिर कारणता का निर्णय अन्वय व्यतिरेक से होता है, बराबर वही दे रहे, अन्वय व्यतिरेक से कारणता का ज्ञान हो गए। कैसे? घटा रहे, और कपाल के अन्वय के ये सत्ता होवे तो घट का अन्वय होवे है, बराबर। अन्वय शब्द का अर्थ सत्ता, कपाल है तो घट बनता है, अन्वय। कपाल नहीं है तो घट बनता नहीं, ये हुआ बराबर है। इसलिए घट की कारणता कपाल में है, और इस प्रकार का अन्वय व्यतिरिक्त पट के लिए नहीं है। ऐसा है क्या? कपाल है तो पट बनेगा, कपाल नहीं है तो पट नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। अतः कपाल का अन्वय व्यतिरेक घट के साथ है, अतः घट की कारणता कपाल में है, पट की नहीं। इसलिए कपाल से घट ही उत्पन्न होता है, पट नहीं। प्रागभाव मानने की जरूरत नहीं, ये बात काहे थे? अन्वय व्यतिरेक से कारणता का ज्ञान होवे, और कपाल के अन्वय का ये सत्ता होवे तो घट का अन्वय होवे, बराबर। ये अन्वय हुआ। कपाल के व्यतिरिक्त कई अभाव थे, व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ अभाव, कपाल का अभाव है तो घट का भी अभाव।
कपाल के व्यतिरेक कई अभाव थे, घट का व्यतिरेक हो गए, लग गया। इस रीति से कपाल के अन्वय व्यतिरेक थे, घट का अन्वय व्यतिरेक देखिए, है कि नहीं? कपाल का अन्वय व्यतिरेक, कपाल की सत्ता और अभाव, उससे घट की सत्ता और अभाव देखा जाता है, ये बात। इस रीति से कपाल के अन्वय व्यतिरिक्त घट का अन्वय व्यतिरिक्त देखिए है, पट का नहीं। याते कपाल में घट की कारणता है, पट की नहीं। इसलिए कपाल में कारणता है किसकी? घट की, पट की नहीं। यदि कपाल में घट की कारणता है, पट की नहीं, इसी वास्ते कपाल से घट ही होवे, पटाधिक होवे नहीं। इससे निर्णय होता है, कपाल से उत्पन्न होता है कौन? घट, पट पटाधिक होवे नहीं। चलिए, पटाधिकन की व्यावृत्ति वास्ते घट का प्राग भाव कपाल में संभव है नहीं, है कि नहीं? कपाल से पट उत्पन्न क्यों नहीं होता है? इस बात का उत्तर देने के लिए कपाल में घट का प्राग भाव मानने की जरूरत नहीं। प्राग भाव माने बिना भी कह सकते हैं कि कपाल से घट ही उत्पन्न हो सकता है, पट नहीं। पंक्ति देखिए, पटाधिकन की व्यावृत्ति वास्ते घट का प्रागभाव कपाल में संभव है नहीं। और जो मुख्य प्रयोजन प्रागभाव का कया, तो पहला प्रयोजन हो गया ना, अब दूसरा प्रयोजन क्या है? एक बार घट उत्पन्न हो गया कपाल में, तो भी कपाल रूप सामग्री जीव का क्यों रहती है? आरंभवाद है, परिणामवाद तो है नहीं। अतः ये घट उत्पन्न हुआ तो पुनः उसी कपाल से वही घट पुनः पुनः उत्पन्न होना चाहिए। होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि पहला घट जब उत्पन्न हुआ तब उसका प्रागभाव नष्ट हुआ, अब प्रागभाव रूप सामग्री नहीं है, अतः कपाल जीव का क्यों रहने पर भी उन कपालों से पुनः उसी घट की उत्पत्ति होती नहीं, ऐसा नैयायिकों ने माना है। बराबर। तो अब कह रहे कि वो प्रागभाव नहीं मानेंगे तो भी कोई जरूरत ये नहीं होगा। देखिए पंक्ति, और जो मुख्य प्रयोजन प्रागभाव का कहा क्या? कपाल में घट की उत्पत्ति से अनंतर, कपाल में उत्पन्न हुआ है कौन? घट। घट की उत्पत्ति से अनंतर उत्पत्ति हुई चाहिए, पुनः उत्पत्ति हुई चाहिए। सोभिक परिणामवाद में दोष नहीं। दो वाद है, परिणामवाद, आरंभवाद। परिणामवाद में दोष नहीं और आरंभवाद में भी नहीं है। पहले परिणामवाद में दोष कैसा नहीं आता है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, सो भी परिणामवाद में दोष नहीं काहे थे? स्वरूप से स्थित कपाल घट की उत्पत्ति करे है, किसमें? आरंभवाद में। स्वरूपता वैसे वैसा रहता है कौन? कपाल अपने स्वरूप में रहता है, तो भी कार्य को उत्पन्न कर देता है, आरंभवाद। स्वरूप से स्थित कपाल घट की उत्पत्ति करे है, लग गया। और आगे, कार्य रूप को प्राप्त हुए कपाल से घट की उत्पत्ति होवे नहीं, ये परिणामवाद है। कपाल एक बार कार्य रूप को प्राप्त हो गया, घट भाव को प्राप्त हुआ, पीछे पुनः कपाल कपाल रहता नहीं है। जैसे दूध का दही बन गया, दही बन जाने के बाद अब नहीं कर सकते कि आप दूध है करके, दूध समाप्त हो गया, दही बन गया, परिणामवाद, लग गया। कार्य रूप को प्राप्त हुए कपाल से घट की उत्पत्ति होवे नहीं, लग गया ना। याते परिणामवाद में प्रागभाव निष्फल है। परिणामवाद में क्या है? प्रागभाव निष्फल है। और विचार करें तो आरंभवाद में भी प्रागभाव निष्फल है। परिणामवाद में तो जरूरत नहीं है मानने की प्रागभाव को, किंतु आरंभवाद जो नैयायिकों का है उनमें भी क्या मानने की जरूरत नहीं है? किसका? प्रागभाव का। हाँ। और विचार करें तो आरंभवाद में भी प्रागभाव निष्फल है। काहे थे? घट की उत्पत्ति हुई या फिर उत्पत्ति हुई चाहिए, ऐसा बोला था कौन? नैयायिक। होती है क्या? नहीं। क्यों? प्रागभाव मानते हम लोग, ऐसा कहा था उन्होंने। घट की उत्पत्ति हुई या फिर उत्पत्ति हुई चाहिए, जो ऐसे कहे ताकू यह पूछना चाहिए। ऐसा जो म्हणतो ना, ऐसा जो कहता है उसको पूछना चाहिए। क्या? घटांतर की उत्पत्ति हुई चाहिए, अथवा जो घट जिस कपाल में उपजा है किसकी उत्पत्ति हुई चाहिए? बोलो, तुम क्या कहते हो? घट एक बार उत्पन्न हो गया कपाल में,
और घट कपालजू का क्यों रहता है बराबर, किंतु उस कपाल से पुनः घट की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा कहते हो ना। तो दूसरे घट की उत्पत्ति होनी चाहिए या उसी घट की उत्पत्ति पुनः होनी चाहिए? क्या अभिप्राय है तुम्हारा प्राग भाव मानने वाले का, बताओ। ये पूछ रहे नैयायिकों को वेदांती लोग, बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, घटांतर की उत्पत्ति हुई चाहिए अथवा जो घट जिस कपाल में उपजाए तिसकी उत्पत्ति हुई चाहिए बराबर। जो ऐसे कहे, अभी उन दो विकल्पों में से एक मानना पड़ेगा उसको। तो देखिए फिर जो ऐसे कहे कि अन्य घट की उत्पत्ति हुई चाहिए, कपाल जू का क्यों है ना, तो उस कपाल से एक घट तो उत्पन्न हो गया, तो भी कपाल अपने महिमा में है, उसने अपने स्वरूप का त्याग किया नहीं, तो उन्हीं कपाल से पुनः दूसरा घट उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्ष। जो ऐसे कहे अन्य घट की उत्पत्ति हुई चाहिए सो तो संभवे नहीं, काहे थे। जिस कपाल से जो घट होवे हैं तिस कपाल से कपाल में तिसी घट की कारणता है, क्योंकि वेदांत मत मानी हुई है क्या कारणता। पंक्ति देखिए, जिस कपाल से जो घट होवे बराबर, तिस कपाल में कारणता है कौन से, किसकी, इसी घट की, अन्य घट की कारणता नहीं है। यदि उन कपालों में अन्य घट की भी कारणता होती तो उन कपालों से अन्य घट भी उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी आपत्ति आती बराबर। किंतु उस कपाल में उसी घट की उत्पत्ति की कारणता है, अन्य घट की उत्पत्ति की कारणता नहीं, अतः अन्य घट और उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा दोष आता नहीं। पंक्ति देखिए, काहे थे। जिस कपाल से जो घट होवे है तिस कपाल में तिसी घट की क्या है कारणता है। घटांतर की कारणता कपालांतर में, अन्य घटों की कारणता अन्य कपालों में है, याते अन्य घट की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं, अतः उन कपाल से अन्य घट उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी आपत्ति दे नहीं सकते हैं नैयायिक लोग। बात लगी? याते अन्य घट की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं, और जो ऐसे कहे, कदाचित ऐसा कहेगा क्या, और जो ऐसे कहे जो घट पूर्व उपजा है, कपालों से जो घट पहले उत्पन्न हुआ उसी घट की पुनः उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा यदि दोष देता है कौन, पूर्व पक्ष नहीं है कि नहीं। तब देखिए, और जो ऐसे कहे जो घट पूर्व उपजा है तिसी की उत्पत्ति होगी, उसी घट की क्या होगी पुनः उत्पत्ति होगी, सो भी संभवे नहीं, काहे थे। जहां कपाल से घट की उत्पत्ति होवे ता प्रथम उत्पत्ति अन्य उत्पत्ति की प्रतिबंधक है बराबर। जहां कपाल से क्या होती है, हाँ, जहां कपाल से घट की उत्पत्ति हुई है, वो जो प्रथम उत्पत्ति है वो क्या करती है, अन्य घट की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है, अतः उसी घट से पुनः वही घट उत्पन्न होता नहीं। क्यों नहीं उत्पन्न होता है, पहला घट प्रतिबंधक है, अतः प्राग भाव मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, पहले घट को प्रतिबंधक नहीं माना नैयायिकों ने, इतना ही कहा कि उन घट से ये घट उत्पन्न हुआ है तो उसी घट की पुनः उत्पत्ति होनी चाहिए। होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं होती, फिर प्राग भाव नहीं है, प्राग भाव नष्ट हो चुका है, इसलिए पुनः उसी घट की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे बोले है कौन, किंतु वेदांती कहते हैं प्राग भाव मानने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हीं कपाल से वही घट उत्पन्न क्यों नहीं होता है, इसलिए कि पहला घट दूसरे घट की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है, और कारण सामग्री में आता है कौन, प्रतिबंधक का अभाव। यहां पर यदि प्रतिबंधक ही बैठा है अर्थात प्रतिबंधक का अभाव नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। लग गया? चलिए, काय थे जहां कपाल से घट की उत्पत्ति होवे ता प्रथम उत्पत्ति अन्य उत्पत्ति की प्रतिबंधक है। लग गया? याते फेरी उत्पत्ति की प्रतीति नहीं, पुनः उत्पत्ति की प्रतीति नहीं या प्राप्ति नहीं है, इसलिए प्राग भाव निष्फल है। लग गया? चलिए आगे। और उत्पत्ति के स्वरूप का सूक्ष्म विचार करें तो फेरी उत्पत्ति हुई चाहिए यह कथन ही विरुद्ध है। देखो,
नैयिक उन्होंने क्या कहा कि हम प्राग भाव इसलिए मानते हैं, नैयिक बोली थी ना क्या कि हम प्राग भाव इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ आरंभवाद है, कपाल से घट उत्पन्न होने के बाद भी कपाल ज्यों का त्यों वैसे ही रहते हैं। फिर हमारे ऊपर कोई प्रश्न करेगा, कपाल यदि ज्यों का त्यों रहते हैं तो उन कपालों से एक बार घट उत्पन्न हुआ, पुनः वही घट उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि कपाल जैसी की वैसे, ऐसा दोष हमारे यहाँ आता है। अतः हमने प्राग भाव माना है, और प्राग भाव मानने पर दोष नहीं आता, क्योंकि प्राग भाव था, पहला घट उत्पन्न हुआ कपाल से, उस समय प्राग भाव नष्ट हो गए। अब घट उत्पन्न होने के बाद भी भले कपाल ज्यों का त्यों है, किंतु पुनः घट की उत्पत्ति इसलिए नहीं हो सकती कि प्राग भाव नष्ट हो चुका है, और कारण सामग्री में प्राग भाव आता है कि नहीं? ऐसा कहा है किसने? नहीं ये को नहीं कहा है, बराबर है कि नहीं? अब कहते हैं क्या कि प्राग भाव मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उत्पत्ति का थोड़ा सा विचार करेंगे तो एक बार उत्पन्न हुआ घट, उसकी पुनः उत्पत्ति होनी चाहिए, ये कहना ही संभवता नहीं है। कैसे? एक एक पंक्ति देखिए दे रहे, और उत्पत्ति के स्वरूप का विचार करें तो फेरी उत्पत्ति हुई चाहिए, फेरी म्हणजे पुनः डबल उत्पत्ति हुई चाहिए, यह कथन ही विरुद्ध है। काहे थे? क्यों? आद्य क्षण से संबंध को उत्पत्ति कहे। उत्पत्ति मतलब क्या? किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है मतलब क्या? आद्य क्षण के साथ उसका संबंध होता है। क्या जी? आद्य क्षण का संबंध होना यही होती है क्या? उत्पत्ति। बराबर बोलेंगे आद्य क्षण क्या चीज है भाई, किसको कहते हैं आद्य क्षण? ये भी समझना पड़ेगा ना, दे रहे उत्तर एक एक बात का। काहे थे? आद्य क्षण से संबंध को उत्पत्ति कहे, घट का आद्य क्षण से संबंध घट की उत्पत्ति कही है। घट के साथ आद्य क्षण का संबंध हुआ, इसका मतलब घट की उत्पत्ति। पट का आद्य क्षण के साथ संबंध हुआ, इसका मतलब पट की उत्पत्ति हुई। ये नियम है। फिर आद्य क्षण क्या है वो समझना चाहिए, वो दे रहे स्वतः। घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का अनाधिकरण जो क्षण सो घट का आद्य क्षण कहिए। बराबर? पंक्ति मिल गई? पढ़िए पंक्ति सब लोग। पुनः एक बार, लग गया? देखो भाई, घट अधिकरण क्षण के, घट के अधिकरण है कि नहीं, घट के अधिकरण जितने भी क्षण है उनका जो ध्वंस, क्योंकि क्षण का क्या होता है? ध्वंस। उन कोई भी ध्वंस का जो अधिकरण न हो, अनधिकरण, अधिकरण न हो, वो होता है आद्य क्षण। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, ध्वंस अनंत होता है, इतनी बात लगी? ध्वंस कैसा है? अनंत होता है। समझ लीजिए यहां पर घट उत्पन्न हुआ, बराबर? घट क्या हुआ? उत्पन्न होते ही उसका काल करना चालू हो गई। बोलते ना हम लोग, अरे भाई तो कितने साल का है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, क्यों कहते हैं? उसकी काल गणना चालू हुई। और यहाँ काल गणना करनी है क्षण से, बराबर है? क्षण का मतलब, क्षण मतलब क्षण मतलब जैसे आजकल होते कि नहीं, तास, मिनट, सेकंड होते हैं कि नहीं, उस प्रकार एक होता है क्या? क्षण। बराबर? हाँ, सेकंड से भी सूक्ष्म है कौन? क्षण। हाँ वही लग गया ना, क्षण। तो घट उत्पन्न हुआ तो पहला क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा, 5वां, 10वां, 1000वां क्षण चालू हो गए। बराबर? पहला क्षण के बाद दूसरा क्षण आया, बराबर? दूसरे क्षण में पहला क्षण रहा क्या? नहीं रहा। क्या हुआ फिर?
किसका? पहले क्षण का। दूसरे क्षण में पहले क्षण का क्या हुआ है? तो दूसरे क्षण में क्या क्या है? दूसरा क्षण भी स्वतः है और उसी समय पहले क्षण का ध्वंस भी है, बराबर। तीसरे क्षण में क्या क्या है? तीसरे क्षण में स्वयं तीसरा क्षण है और पहले क्षण का ध्वंस भी है, दूसरे क्षण का ध्वंस भी है। उसी प्रकार तीसरे क्षण में पीछे के क्षणों के ध्वंस भी है, इतना लगा। और पहले क्षण से लेकर जितने भी क्षण चालू हो गए सब घट के आधार क्षण है। क्या है? घट के आधार क्षण है। अधिकरण क्षण कहिए, आधार क्षण कहिए, ध्यान दीजिए। तो घट के अधिकरण क्षण कितने हैं? अनंत है, कोई संख्या थोड़ी हो सकती है। घट कितने दिन तक रहेगा कोई बात निश्चित है क्या? है कि नहीं? अनंत क्षण है। उन अनंत क्षणों में घट के अधिकरण जो अनंत क्षण, उन अनंत क्षणों में ऐसा कौन सा क्षण है कि जिसके काल में घट अधिकरण क्षण का ध्वंस नहीं है? प्रथम क्षण। प्रथम क्षण में केवल प्रथम क्षण की सत्ता है। घट अधिकरण क्षण का ध्वंस उस काल में है क्या? नहीं है। दूसरे क्षण में है, क्योंकि दूसरे क्षण में दूसरे क्षण की सत्ता है और पहले क्षण का ध्वंस है। पहला क्षण भी घट का अधिकरण क्षण था, तो घट का अधिकरण क्षण जो द्वितीय क्षण, उस काल में घट अधिकरण क्षण का ध्वंस है। लग गया ना? फिर आद्य क्षण किसको कहेंगे? सीधी परिभाषा बन जाएगी, घट अधिकरण क्षण के ध्वंस का अनधिकरण क्षण। हाजी, पुस्तक में क्या देख रहे हो? आद्य क्षण किसको कहेंगे? घट अधिकरण क्षण के ध्वंस का जो अनधिकरण क्षण, उसको कहेंगे आद्य क्षण। लग गया नहीं? घट अधिकरण की अनंत क्षण है ना, उनका जो ध्वंस, और उस ध्वंस का अधिकरण नहीं है ऐसा जो क्षण, वो हुआ आद्य क्षण, है कि नहीं? और आद्य क्षण के संबंध का नाम है उत्पत्ति। किसी भी वस्तु के साथ आद्य क्षण का संबंध, इसको कहते हैं क्या? उत्पत्ति। अब एक बार कपाल से घट उत्पन्न हो गया, इसका मतलब आद्य क्षण के साथ संबंध होगा। फिर उसके बाद कपालों से, उन्हीं कपालों से वही घट उत्पन्न होना चाहिए, कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? आद्य क्षण का संबंध पुनः उसके साथ हो ही नहीं सकता। बात समझ में है कि नहीं? अतः प्राग भाव मानना निष्फल है। हो गया? पंक्ति देखिए। और उत्पत्ति के स्वरूप का सूक्ष्म विचार करें तो मिल गया पंक्ति 150 पर नीचे से तीसरी पंक्ति। और उत्पत्ति के स्वरूप का सूक्ष्म विचार करें तो फिर ही उत्पत्ति हुई चाहिए, यह कतई विरुद्ध है। काहे थे? आद्य क्षण से संबंध को उत्पत्ति कहे। मिल गया? घट का आद्य क्षण से संबंध घट की उत्पत्ति कही है कि नहीं? घट का आद्य क्षण के साथ जो संबंध, उसका नाम घट की उत्पत्ति कही है। आगे, घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का, घटाधिकरण क्षण अनंत है कि नहीं? उनके ध्वंस का अनधिकरण जो क्षण, पंक्ति देखिए, घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का अनधिकरण जो क्षण, सो घट का आद्य क्षण कहिए। समझ आया? आगे उसी को समझा रहे। घट के अधिकरण अनंत क्षण है, बराबर। 3 में घट के अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण, घट के अधिकरण जो दूसरा, तीसरा, चौथा, द्वितीयादि क्षण, 3 में घटाधिकरण प्रथम क्षण का ध्वंस है, ध्वंस रह जाए। घटाधिकरण जो पहला क्षण, उस पहले क्षण का ध्वंस रहता है कि नहीं? दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में, हाँ। घटाधिकरण प्रथम क्षण का ध्वंस रह जाए। और प्रथम क्षण में घटाधिकरण क्षण का ध्वंस है नहीं। पहले क्षण में है क्या वो? घटाधिकरण क्षण का ध्वंस पहले क्षण में है नहीं। याते घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का अनधिकरण, मिल गया? घटाधिकरण
के घटाधिकरण जितने भी क्षण है उन क्षण के ध्वंस का जो अनाधिकरण घट का प्रथम क्षण है, बराबर, ताक्षण से संबंध ही घट की उत्पत्ति कही है। उस प्रथम क्षण के साथ घट का संबंध होती है घट की उत्पत्ति। द्वितीयादि क्षण में प्रथम क्षण से संबंध हो गए नहीं, दूसरे क्षण में तीसरे क्षण में पहले क्षण के साथ संबंध होगा क्या? अतः उत्पत्ति नहीं, लग गया। द्वितीयादि क्षण में प्रथम क्षण से संबंध होवे, लग गया ना। याते प्रथम क्षण में ही उत्पद्यते ऐसा व्यवहार हो गया, इसलिए उत्पद्यते उत्पन्न हो रहा है, ये व्यवहार कहाँ होता है? प्रथम क्षण में ही होता है, द्वितीयादि क्षण में। प्रथम क्षण में ही उत्पद्यते ऐसा व्यवहार हो गया, द्वितीयादि क्षण में नहीं, लग गया। इस रीति से प्रथम क्षण संबंध रूप उत्पत्ति फेरी हुई चाहिए ऐसा कहना मम जननी वंद्या इस वाक्य तुल्य है। जो नैयिकों का यह कहना है ना, क्या प्रथम क्षण का संबंध रूप जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति पुनः होनी चाहिए, पुनः डबल होनी चाहिए, हो सकती है क्या? ये कहना मतलब कैसा हुआ फिर? मम जननी वंद्या, ये कहना हो ही नहीं सकता। हाजी, मम जननी वंद्या मतलब क्या? मम जननी वंद्या, इसका अर्थ क्या है? जननी मतलब माता, मम मतलब माजी माता, वंद्या मतलब हाँ काय बरोबर आहे काय? वांज 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 मतलब जिस निपुत्र, जिस माता को पुत्र पुत्री कन्या पुत्र कुछ नहीं होता है, निस्संतान, संतान है नहीं, उसको कहते वांज, बराबर है कि नहीं? हम लोग नहीं कहते ये गाय वांज है, मतलब उसको बच्चे नहीं होते, हुए भी नहीं, होते भी नहीं, होंगे भी नहीं, वांज। यदि कोई कहेगा कि मम माता वंद्या, वंद्या नहीं वंद्या, तो ऐकलं वंद्या इसलिए वो बोला नमस्कार, वंद्या नहीं वंध्या, है कि नहीं? मम माता वंद्या, मेरी माँ वांज है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? यदि वांज है तो तू कहाँ से आया फिर? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? ये कहना नहीं हो सकता। उस प्रकार प्रथम क्षण का संबंध रूप जो घट की उत्पत्ति है वो पुनः होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि द्वितीयादि क्षण में प्रथम क्षण का संबंध पुनः होता ही नहीं है, ठीक है ना? अतः उत्पत्ति की पुनः उत्पत्ति न हो, इसलिए हम प्रागभाव मानते हैं, यह कहना व्यर्थ है। इनका नहीं होगा। बात लग रही है? पंक्ति देखिए, इस रीति से प्रथम क्षण संबंध और उत्पत्ति फेरी हुई चाहिए ऐसा कहना मम जननी वंद्या इस वाक्य तुल्य है, लग गया। काहे थी कैसी भाई? घट की उत्पत्ति से उत्तर क्षण, पंक्ति मिली, घट की उत्पत्ति से उत्तर क्षण, आगे वाले क्षण, उत्तर क्षण घटाधिकरण के, ना एक शब्द लिखिए वहां पर, क्षण, घटाधिकरण क्षण के, ठीक है? देखो भाई अर्थ वाक्य देखिए, घट की उत्पत्ति से उत्तर क्षण है कि नहीं? घट उत्पन्न होने के बाद आगे वाले क्षण, उत्तर क्षण, घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का अधिकरण ही होवेगा। घट उत्पत्ति से उत्तर मतलब पहला क्षण छोड़कर दूसरा तीसरा सभी क्षण क्या होंगे? घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का अधिकरण ही होवेंगे, ध्वंस का अधिकरण ही होवेगा। याते, इसलिए घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का, मिल गया ना? घटाधिकरण क्षण के ध्वंस का, अनधिकरण पहला क्षण फेरी संभवे याते, उत्पन्न की उत्पत्ति हुई चाहिए, यह कहना विरुद्ध है, लग गया ना? इसलिए उत्पन्न की पुनः उत्पत्ति होनी चाहिए, यह कहना क्या है? विरुद्ध है। इस रीति से प्रागभाव निष्फल है, प्रागभाव मानने की जरूरत नहीं है। आगे, कपाले समवायेन घटो नास्ति, मिला? समवायेन इस पद को काट दीजिए। ठीक है, हाँ। कपाले घटो नास्ति,
जब घट उत्पन्न नहीं हुआ है ना कपाल में, कपाले घटो नास्ति, या प्रतीति का विषय सामायिक अभाव ही संभव है। कौन अभाव? सामायिक अभाव है। जबकि नैयायिकों ने कहा था घट का सामायिक अभाव भूतल में रह सकता है, कपाल में नहीं, क्योंकि अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में जो अभाव होता है वह प्राग भाव है कि नहीं? घट का उपादान कारण कपाल में घट का प्राग भाव ही होगा, सामायिक अभाव ने ऐसा कहा था। किसने? नैयायिक ने। किंतु प्राग भाव का ही खंडन कर दिया। फिर प्रश्न उठेगा कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय फिर कौन सा अभाव है? तब बता दिया क्या? सामायिक अभाव। लग गया? कपाले घटो नास्ति या प्रतीति का विषय सामायिक अभाव ही संभव है। और कपाले घटो भविष्यति या प्रतीति का विषय भी घट का भविष्यत काल है, प्राग भाव असिद्ध है। और ये भी बोले थे वो लोग कपाले घटो भविष्यति, है कि नहीं? इस प्रतीति का विषय बताया था क्या? प्राग भाव। नवीन नैयायिक, प्राचीन नैयायिक अलग अलग रीति थी ना, तो कपाले घटो भविष्यति इस प्रतीति का विषय क्या बताया था? प्राग भाव का खंडन कर दिया। फिर पुनः प्रश्न उठेगा कपाले घटो भविष्यति इस प्रतीति का विषय फिर कौन है? तो उत्तर दे दिया। क्या है उत्तर? घट का भविष्यत काल है, प्राग भाव विभाव कुछ नहीं। लग गया? कपाले घटो भविष्यति या प्रतीति का विषय भी घट का भविष्यत काल है, प्राग भाव असिद्ध है। प्राग भाव का खंडन कर दिया। ठीक है, चलिए। और अपने शास्त्र के संस्कार से नैयायिक प्राग भाव को माने। समझ लीजिए, नैयायिक उनको अपने शास्त्र के क्या है? संस्कार है, तो प्राग भाव वो मानेंगे ही। ठीक है ना? तब देखिए, और अपने शास्त्र के संस्कार से नैयायिक प्राग भाव को माने तो भी साधी मानना चाहिए। यदि मानना ही है तो कैसा मानना चाहिए? साधी मतलब उत्पन्न होने वाला, अनादि संभवे काहे थे। अन्य मत में तो सारे अभावन का अधिकरण भेद से भेद हो गए। नैयायिक को छोड़कर सभी मतों में अभाव का भेद होता है। किससे? अधिकरण के भेद से भी अभाव का भेद होता है, प्रतियोगी के भेद से भी अभाव का भेद होता है। किंतु नैयायिकों ने क्या कहा? केवल प्रतियोगी के भेद से ही अभाव का भेद होता है, अधिकरण के भेद से अभाव का भेद माना नहीं। ये बात पीछे हो चुकी है। काहे थे? अन्य मत में तो सारे सभी जगह अभाव का अधिकरण भेद से भेद हो गया है। लग गया? और नैयायिक मत में अधिकरण भेद से अभाव का भेद नहीं। नैयायिक मत में क्या है? अधिकरण के भेद से अभाव का भेद नहीं, किंतु प्रतियोगी भेद से अभाव का भेद हो गया है, ऐसा माना है। याते एक प्रतियोगी का अभाव नाना अधिकरण में एक ही हो गए। एक प्रतियोगी, उदाहरण घट है कि नहीं? प्रतियोगी कौन लिया? घट। एक प्रतियोगी का अभाव नाना अधिकरण में एक ही हो गए। जैसे घट का अभाव यहाँ पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी, सभी जगह क्या है? एक ही। क्योंकि अधिकरण बदला भी तो भी अभाव बदलता, क्योंकि प्रतियोगी एक है। या तो एक प्रतियोगी का अभाव नाना अधिकरण में एक ही हो गए, परंतु प्राग भाव तो नैयायिक मत में भी अधिकरण भेद से भिन्न ही हो गए हैं। ऐसा उनका नियम है, तो भी प्राग भाव के बारे में उनको अपना नियम तोड़ना पड़ता है। क्या? कि अधिकरण भेद से भी अभाव का भेद होता है। कौन कौन से अभाव के बारे में? प्राग भाव के बारे में। क्यों? यदि अधिकरण भेद से भेद नहीं मानेंगे प्राग भाव का, तो कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव। बराबर है? हाँ, हम लेंगे तंतु भी लेंगे घट का प्राग भाव, क्योंकि अधिकरण भले बदल दिया, अभाव तो एक ही है ना। फिर तंतु से भी घट उत्पन्न होना चाहिए, होता है क्या? नहीं। अतः अधिकरण भेद से भी भिन्न होता है। कौन? प्राग भाव। यह बात नैयायिकों को भी मानना पड़ेगी। देखिए, परंतु प्राग भाव तो नैयायिक मत में भी अधिकरण भेद से भिन्न ही हो गए। काहे थे? कैसा भाई? घट का प्राग भाव घट के उपादान कारण कपाल में ही रहे हैं। घट का प्राग भाव कहाँ रहता है? घट का उपादान कारण कपाल में ही रहे हैं। इनमें भी जो घट तिस कपाल में होवे ता घट का प्राग भाव तिस कपाल में है। ये नहीं कि घट प्राग कपाल यह है और उस घट का प्राग भाव यहाँ रहेगा, ऐसी बात नहीं। जिस कपाल में जो घट उत्पन्न होने वाला है उसी घट का प्राग भाव उस कपाल में रहता है। अन्य घट का प्राग भाव अन्य कपाल में रहता नहीं। देखो भाई,
ता घट का प्रागभाव तिस कपाल में है, अन्य घट का प्रागभाव अन्य कपाल में है। लग गया। इस रीति से एक प्रागभाव एक ही अधिकरण में रहे हैं, बराबर। एक प्रागभाव दूसरे अधिकरण में रहता नहीं। सो कपालादि प्रागभाव के अधिकरण साध्य है। कपाल वगैरह प्रागभाव के अधिकरण कैसे है? साध्य है। तिनमें रहने वाला प्रागभाव किस रीति से अनादि संभव है? नहीं है कि नहीं? क्योंकि अधिकरण कैसा है? साधी। कपाल साधी है, उत्पन्न होने वाला है, और उसमें रहने वाला प्रागभाव कैसा अनादि होगा? अर्थात नहीं होगा। तीन में रहने वाला प्रागभाव किसी रीति से अनादि संभव ही नहीं। लग गया। जो अनादि अधिकरण में और साधी में एक प्रागभाव रहता होवे, है कि नहीं? क्या अनादि अधिकरण में रहने वाला और साधी अधिकरण में रहने वाला अभाव एक है, मतलब अधिकरण भेद से भेद नहीं होता, तो कदाचित प्रागभाव को अनादि कह पाते, किंतु ऐसा तो है नहीं। अधिकरण भेद से प्रागभाव का भेद होता है। जो मतलब यदि अनादि अधिकरण में और साधी में एक प्रागभाव रहता होवे तो अनादि कहना भी संभव है, बराबर। जैसे घट का प्रागभाव कपाल में है, वही घट का प्रागभाव तंतु में है, सॉरी परमाणु में है। ऐसा यदि कह पाते तब कदाचित प्रागभाव को अनादि कहना बनता, किंतु घट का प्रागभाव केवल और केवल कपाल में ही है। कपाल के उपादान कारण कपालिका, उसके उपादान कारण और छोटे छोटे कर करके तंतु में नहीं है। क्योंकि अभी अभी बताया था अधिकरण भेद से प्रागभाव का भेद मानना ही पड़ता है। लग गया ना? अनादि कहना भी संभव है। सो नाना अधिकरण में प्रागभाव संभव है नहीं। याते कपाल मात्र होती, मतलब केवल कपाल में रहने वाला घट प्रागभाव को अनादिता संभव है नहीं। लग गया? और जो ऐसे कहे, अब कदाचित नहीं इस प्रकार बोलेगा क्या? और जो ऐसे कहे कपाल की उत्पत्ति से पूर्व, कपाल उत्पन्न होने के पहले घट का प्रागभाव कपालिका में था, कपालिका उत्पन्न होने के पहले घट का प्रागभाव उसके छोटे अवयव में था। ऐसा करते करते त्रसरेणु में, द्वनुक में, परमाणु में है घट का और परमाणु अनादि है, अतः घट का प्रागभाव अनादि। ऐसा यदि कहेगा कौन? नहीं है, तो भी उसका कहना ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए। और जो ऐसे कहे कपाल की उत्पत्ति से पूर्व कपाल के अवयवन में घट का प्रागभाव रहे है, बराबर। तिस्ती पूर्व अवयव के अवयवन में, ऐसे नीचे नीचे जाएंगे, अवयवन में रहे है। इस रीति से अनादि परमाणु में घट का प्रागभाव अनादि है। ऐसा यदि नैयायिक कहेंगे तो आगे सो संभवे नहीं। काहे थे? अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में प्रागभाव रहे हैं, अन्य में नहीं। यह नैयायिकन का नियम है। प्रागभाव का रहता है, हाँ, किसी भी प्रतियोगी का प्रागभाव उस प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है। घट का प्रागभाव प्रतियोगी घट, अतः वो प्रागभाव घट का उपादान कारण जो कपाल उसमें ही रहेगा, है कि नहीं? तंतु में नहीं रह सकता है घट का प्रागभाव। यदि तंतु में रहेगा तो तंतु से सीधा घट उत्पन्न होना चाहिए, होता है क्या? तंतु में प्रागभाव है किंतु द्वनुक का है, घट का नहीं। यह नैयायिकन का नियम है। कपाल के अवयव कपाल के उपादान कारण है, बराबर। कपाल के अवयव उपादान कारण है किसके? कपाल के, घट के। अतः कपाल के अवयव में प्रागभाव रहेगा तो किसका? कपाल का रहेगा, घट का नहीं। कपाल के अवयव कपाल, हाँ, कपाल के अवयव कपाल के उपादान कारण है, घट के नहीं। याते कपाल अवयव में, बराबर, कपाल के जो अवयव में कपाल का ही प्रागभाव संभव है। घट का प्रागभाव कपाल में ही है। घट का प्रागभाव किस में रहेगा? कपाल में ही रहेगा, है कि नहीं? कपालिका में नहीं। घट का प्रागभाव कपाल में ही है। घट कपाल अवयव में संभव है नहीं। इस रीति से परमाणु केवल द्वनुक का उपादान कारण है कि नहीं? परमाणु उपादान कारण है किसका? द्वनुक का। अतः परमाणु में प्रागभाव रहेगा किसका? द्वनुक का रहेगा, घट का नहीं। घट का नहीं रहेगा। इस रीति से परमाणु केवल द्वनुक का उपादान कारण है, या कि द्वनुक का प्रागभाव ही परमाणु में है। लग गया? द्वनुक से आगे त्रेणुकाधिक
घट पर्यंत, धनुक से लेकर त्रसरेणु चतुर्णु करके 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 घट तक, धनुक से आगे त्रिणुकादि घट पर्यंत प्राग भाव, पर्यंत के प्राग भाव परमाणु में संभवे, और परमाणु में धनुक भिन्न पदार्थन का भी प्राग भाव माने तो समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानेंगे, परमाणु में धनुक का भी प्राग भाव है, घट का भी प्राग भाव है, कपाल का भी प्राग भाव है, कपालिका का भी प्राग भाव है, किसमें? परमाणु में। ऐसा मानेंगे क्या दिक्कत दे रहे? और परमाणु में धनुक भिन्न पदार्थन का भी प्राग भाव माने तो परमाणु से भी घट की उत्पत्ति हुई, होती है क्या? नहीं होती है। अतः परमाणु में घट का प्राग भाव मान नहीं सकते। और नियम क्या है? उपादान कारण में ही प्राग भाव रहता है, घट का उपादान कारण तो साक्षात परमाणु है नहीं, अतः परमाणु में घट का प्राग भाव नहीं, अतः प्राग भाव को अनादि कहना संभव नहीं। यदि परमाणु में घट का प्राग भाव कह पाते तब तो परमाणु अनादि होने के कारण घट का प्राग भाव किसी तरह से अनादि हो जाता, किंतु घट का प्राग भाव कपाल में ही है, परमाणु में नहीं, और कपाल तो शादी है, अतः शादी मतलब उत्पन्न होने वाले कपाल में घट का प्राग भाव रह नहीं है। कपाल में, कपाल शादी है, उस कपाल में घट का प्राग भाव है, किंतु वह प्राग भाव अनादि नहीं कह सकते, शादी ही कहना पड़ेगा। लग गया? चलिए, और परिणामवाद में तो कार्य कारण का अभेद है। देखो भाई, परिणामवाद में क्या है? कार्य कारण का अभेद, और आरंभवाद में कार्य कारण का भेद। लग गया? नैयायिकों का आरंभवाद है, सांख्यों का परिणामवाद है, और परिणामवाद में कार्य कारण का अभेद है। ठीक है ना? और परिणामवाद में तो कार्य कारण का अभेद है। याते धनुक से लेके अंत्यावयवी पट पर्यंत, धनुक से लेकर अंत्यावयवी, अवयवी मतलब कार्य, अंतिम कार्य कोई भी लीजिए, घट लीजिए चाहे पट लीजिए, उन सबका क्या है? अभेद। अतः परमाणु में यदि धनुक का प्राग भाव है तो घट का भी प्राग भाव है, पट का भी प्राग भाव है, क्योंकि धनुक से लेकर घट तक, धनुक से लेकर पट तक जितने भी बीच वाले कार्य है उन सबका क्या है? अभेद। बीच वाले जितने भी कार्य कारण है सबका क्या है? क्योंकि कार्य कारण का अभेद होता है। या तो धनुक से लेके अंत्यावयवी पट पर्यंत कार्य कारण धारा का भेद नहीं। इस मत में तो परमाणु में धनुक का प्राग भाव वही पट पर्यंत कार्य धारा का प्राग भाव है। इस मत में परमाणुवाद में परमाणु में धनुक का प्राग भाव है ना, इसका मतलब सभी का प्राग भाव है कि नहीं? कपाल का भी है, घट का भी है, पट है ना, पट का भी है। धनुक का प्राग भाव ही घट या पट पर्यंत कार्यधारा का प्राग भाव है। याते परमाणु में घटाधिकन के प्राग भाव कहना संभव है। इसलिए परमाणु में भी है किसका प्राग भाव? घट का प्राग भाव, पट का प्राग भाव कह सकते हैं। किसके मत में? परिणामवाद में संभव है। सो आरंभवाद में कार्य कारण का अभेद तो है ही नहीं, है कि नहीं? आरंभवाद में क्या नहीं है? कार्य कारण का अभेद नहीं है, किंतु कार्य कारण का परस्पर अत्यंत भेद है। याते कपाल अवयव में घट का प्राग भाव नहीं, इसलिए कपाल का अवयव जो भी कपालिका वगैरह दोनों प्रसर है ना, परमाणु तक, उसमें घट का प्राग भाव नहीं। याते कपाल अवयव में बराबर कपाल के जो अवयव में घट का प्राग भाव नहीं, तो ऐसे परमाणु में धनुक के कार्य का प्राग भाव संभव है नहीं। परमाणु में क्या धनुक का कार्य त्रसरेणु चतुर्णु उनका प्राग भाव परमाणु में नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य कारण का भेद है आरंभवाद में। तैसे परमाणु में धनुक के कार्य का प्राग भाव संभव है नहीं। इस रीति से सादि कपालादिकन में घटाधिकन के प्राग भाव को अनादिता कथन असंगत है। घट का प्राग भाव जहाँ रह रहा है वहाँ कपाल में रह रहा है, कपाल को छोड़कर अन्य में रह नहीं सकता। कपाल तो शादी है, अतः शादी कपाल में घट का प्राग भाव भी शादी ही होगा, अनादि कह नहीं सकते। प्राग भाव अनादि नहीं है, प्राग भाव की अनादिता का खंडन कर दिया। लग गया जी? आगे का विचार हम लोग
कल करेंगे। 19 नंबर का शीर्षक यहाँ पूरा हुआ है, आगे 20 नंबर का शीर्षक आ रहा है, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा